ठीक है, तो लास्ट क्लास के अंदर हमने अफेक्टिंग फैक्टर पढ़े थे एंड अफेक्टिंग फैक्टर के अंदर हमने पढ़ा था इंटरसेल्यूलर और इंट्रासेल्यूलर पढ़ा था, याद आ रहा है? हाँ, और इंटरसेल्यूलर में हमने पढ़ा था कौन सा? प्लांट ग्रोथ हॉर्मोन्स बोल दो या फिर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर बोल दो। तो एनसाइड में लिखा है कि ये पीजीआर क्या होते हैं, बहुत ही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं कि सिंपल? तो पहली बात याद रखना, सिंपल, ठीक है। और प्लस साथ में सिंपल मॉलिक्यूल है, इसमें क्या बोलना है। चलो सबसे पहले इसमें हम पढ़ते हैं कौन सा, यहाँ पे ऑक्सीजन के बारे में। सबसे पहला प्लांट हार्मोन ऑक्सीजन। तो इसके अंदर हम 3 चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले ऑक्सीजन की पढ़ेंगे डिस्कवरी एंड डिस्कवरी के बाद पढ़ेंगे यहाँ पे ऑक्सीजन की बायोसिंथेसिस के बारे में, बायोसिंथेसिस, एंड फिर हम पढ़ेंगे ऑक्सीजन की फिजियोलॉजिकल इफेक्ट के बारे में। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स के बारे में। तो बताओ ऑक्सीजन की डिस्कवरी किसने की थी? तो एक पापा जी थे और एक बेटा जी थे, और दोनों का नाम ही क्या था? डार्विन। नाम ही नहीं था, वो उनका सरनेम था, ठीक है। तो चार्ल्स डार्विन और दूसरा, हाँ, फ्रांसिस डार्विन, है ना। तो चार्ल्स डार्विन में और फ्रांसिस डार्विन में कौन पापा था और कौन बेटा था? चार्ल्स पापा थे और फ्रांसिस डार्विन बेटा था। दोनों ने काम कहाँ पे किया था? इन्होंने काम किया था कहाँ पे? कैनरी ग्रास पे, कैनरी ग्रास पे, ठीक है। अच्छा, उन्होंने काम किया, कैसे किया था और कैसे उन्होंने ऑक्सीजन को डिस्कवर किया था? एंड बाय द वे सबसे पहला ऑक्सीजन कहाँ डिस्कवर्ड हुआ था? ह्यूमन यूरिन में। फर्स्ट ऑक्सीजन was discovered in human urine। अब आप सोचोगे हमारे यूरिन में ऑक्सीजन क्या कर रहा है? हम कौन सा प्लांट है जो प्लांट हार्मोन बना रहे? नहीं, अभी हम पढ़ेंगे कि ऑक्सीजन जो होता है वो बनता है ट्रिप्टोफान से। कहाँ से बनता है? और क्या आपके पास ट्रिप्टोफान अमाइनो एसिड है? बस, जब भी एक्सेसिव ट्रिप्टोफान होता है उसको बॉडी से जब हम बाहर निकालते हैं तो उसको ऑक्सीडाइज कर दें, तो उसी के ऑक्सीडेशन की वजह से वहाँ पे ऑक्सीजन जैसा एक सब्सटेंस बन जाता है। दैट्स वाई हम लोग बोलते हैं कि हमारे यूरिन में डिग्रेडेड ट्रिप्टोफान को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। तो प्लांट के ऊपर यूरिनेशन करने से, जैसे डॉग यूरिनेशन करता है तो फ़ायदा है बेटा, क्योंकि उसमें क्या होता है? ऑक्सीजन होता है, ठीक है। चलो इधर देखिए, डिस्कवरी के बारे में बात करें तो डिस्कवरी में पहला साइंटिस्ट आएगा यहाँ पे कौन सा? चार्ल्स डार्विन। एंड दूसरा, पूरा नाम लिख लेना है इसका। अच्छा, ये कौन है? हाँ, तो पापा का नाम पहले लिखा जाता है, ठीक है। और ये कौन है? और दोनों ने काम कहाँ पे किया था? यहाँ पे कैनरी ग्रास पे। 1 मिनट प्लीज़, ग्रासेस क्या होती है, मोनोकोट या डाइकोट? मोनोकोट। और प्लांट मोर्फोलॉजी में हमने मोनोकोट एम्ब्रियो पढ़ा था। उस मोनोकोट एम्ब्रियो के अंदर हमने कोल्यूप्टाइल और कोलियोराइजा पढ़ा था, याद आया? हाँ, तो यहाँ पे उन्होंने इसका उठाया था कोल्यूप्टाइल। क्या उठाया? कोल्यूप्टाइल। कोल्यूप्टाइल अभी सिर्फ मतलब हमने पढ़ा था, जैसे प्यूमुल होता है उसमें कवरिंग शीट ऑन डिफ्रेंशिएटेड, है ना। अब उन्होंने क्या किया, यहाँ से इसको लाइट दिया, और लाइट भी मतलब चारों तरफ से दी कि एक तरफ से है? एक ही तरफ से लाइट ना, तो यहाँ पे पूरा लिख लेना, यूनि डायरेक्शनल लाइट प्रोवाइड किया। क्या? यूनि डायरेक्शनल। एंड लाइट प्रोवाइड करने की वजह से उन्होंने फिर ये पाया कि जिधर से उन्होंने लाइट दिया है ना, प्लांट उधर जो है मुड़ जाता है। ये तो प्लांट उस तरफ क्या होगा, इस तरह से मुड़ जाएगा। अब ये तो चार्ल्स डार्विन को ऐसा लगता है कि हमको पता ही नहीं है। हम सबको पता है बेटा, हमारे घर में अगर मान लो कोई गमला लगा हुआ है और बाहर खिड़की है, तो आपने देखा होगा प्लांट की जो ग्रोथ है वो अपने आप किधर की होती है? जिधर से सनलाइट आती है, धूप लाती है, उधर ही मुड़ जाता है ना प्लांट,
ठीक है। अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ कि घर में रखा हुआ प्लांट तो मुड़ जाएगा खिड़की की तरफ, पर बाहर जो एनवायरनमेंट में जो ग्रो कर रहे हैं ना प्लांट, वो नहीं क्यों नहीं मुड़ते? क्या क्या बात है, वहाँ पे लाइट जो है वो चारों तरफ से आ रही है, तो बेटा कहाँ मुड़ेगा वो, है ना। मुड़ने के लिए इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए, लाइट कोई एक दिशा से आनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे लाइट ऑल डायरेक्शन से आ रही है, तो इसलिए वहाँ पे प्लांट जो है वो बैंड नहीं होता, राइट। तो उन्होंने क्या किया, इसको यूनिडायरेक्शनल प्रोवाइड किया लाइट, एंड यूनिडायरेक्शनल लाइट देने की वजह से उन्होंने नोटिस किया कि इसका जो टिप है वो टिप क्या होगा, इस तरह से बैंड हो जाता है, ठीक है। और इस बैंड को हम लोग नाम क्या देते हैं, फोटोट्रॉपिज्म देते हैं। इस बैंडिंग को हम बोलते क्या है, फोटो मतलब क्या होता है, लाइट, और बैंड या फिर कर्वेचर को क्या बोला जाएगा, ट्रॉपिज्म बोला जाएगा। तो यहाँ पे डार्विन को ये नहीं पता था कि इसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, ईमानदारी से उनको नहीं पता था, ठीक है। उन्होंने बोला कोई तो एक केमिकल कोई इसमें है, कोई तो यहाँ पे है जो रेस्पॉन्सिबल है, किसके लिए, फोटोट्रॉपिज्म के लिए रेस्पॉन्सिबल है। फिर बाद में पता चला कि ये केमिकल है कौन, तो इसको डिस्कवर किया था साइंटिस्ट किसने, वेंट ने। दूसरे साइंटिस्ट आएंगे यहाँ पे, कौन से, वेंट। एंड वेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है ऑक्सीजन के लिए, बताऊंगी क्यों। अच्छा पहला मेरा क्वेश्चन है कि ये मुड़ा क्यों, नहीं लाइट की तरफ मुड़ गया, क्यों मुड़ा। तो इतना तो क्लियर हो गया कि स्टेम हमेशा लाइट की तरफ जाता है, रूट हमेशा लाइट से अवे जाती है। तो ऐसा हमने मॉर्फोलॉजी में लिखा था, इन दोनों ही चीज़ों के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, ऑक्सीजन। कौन रिस्पॉन्सिबल, तो रूट के लिए नेगेटिव फोटोट्रॉपिक बनाना एंड स्टेम को पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक, दोनों ही कौन बनाता है, ऑक्सीजन बनाता है, ठीक है। नाउ ये मुड़ा क्यों, क्वेश्चन ये। तो देखिए इधर, ये जैसे मान लो कि टिप है, इस टिप के अंदर मान लो कि अभी यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है। अब होता है क्या कि ऑक्सीजन हमेशा लाइट के दूर भागता है, ऑक्सीजन को लाइट से डर लगता है, ऑक्सीजन ए से, ऑक्सीजन और ए से अवे फ्रॉम लाइट, वो लाइट से हमेशा दूर भागने की कोशिश करता है। तो उस कंडीशन में होगा क्या कि जैसे मान लो आपने लाइट इधर से प्रोवाइड किया, तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि ऑक्सीजन जो है वो भागते भागते कहाँ चला जाएगा, इधर डार्क की तरफ चला जाएगा, और हम बोलेंगे कि डार्क के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, है ना। और इस तरफ लाइट की तरफ ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या होगी, कम हो जाएगी। तो डार्क की तरफ ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा और लाइट की तरफ ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम हो गई। एंड कॉमन सेंस की बात है कि ऑक्सीजन करवाता क्या है, सेल डिवीजन। तो ऑक्सीजन जिधर ज़्यादा उधर सेल ज़्यादा डिवाइड करेगी, तो इस तरफ जो है सेल्स की संख्या ज़्यादा बढ़ेगी, एंड सेल्स की संख्या ज़्यादा बढ़ेगी तो ये पार्ट जो है वो क्या होगा, बेंड हो जाएगा, है ना। देखो गाड़ी अगर मान लो कि एक टर्न आया है जहाँ से गाड़ी को आपको घुमाना है, तो घुमाने के लिए शर्त क्या होनी चाहिए कि जो अंदर वाला जो पहिया है वो कम रोटेट होना चाहिए और बाहर वाला जो पहिया है वो ज़्यादा रोटेट होना चाहिए। तो एग्जैक्टली अगर यहाँ पे भी अगर इसमें बैंड या कर्वेचर अगर बन रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि अंदर वाली पार्ट की तरफ यहाँ पे इस तरफ ग्रोथ कम होनी चाहिए और बाहर तरफ जो ग्रोथ है वो क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। तो मतलब दोनों तरफ ग्रोथ कैसी हो रही है, अनइवन ग्रोथ हो रही है। और ये अनइवन ग्रोथ हो भी क्यों रही है, क्योंकि ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन भी दोनों तरफ क्या है, अनइवन है ना। तो हमेशा ध्यान रखना कि ऑक्सीजन जो है वो हमेशा लाइट से दूर जाता है। ऑक्सीजन कैसे जाता है, लाइट से हमेशा दूर जाता है। तो ये बैंड क्यों हुआ आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा अब इस केमिकल की डिस्कवरी किसने की थी फिर फाइनली, ऑक्सीजन की डिस्कवरी एंड फिर ऑक्सीजन टर्म, ये किसने काम किया था, वेंट ने। हालांकि बेटा वेंट के ऊपर पहले हम पूरा इसका एक्सपेरिमेंट पढ़ा करते थे, अब एग्जाम में आता भी नहीं है क्वेश्चन, एक्सपेरिमेंट पे क्वेश्चन नहीं आता है। ये बात इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, डिस्कवरी और मतलब उस केमिकल का पता करना कि फोटोट्रॉपिज्म के लिए एक्चुअली कौन रिस्पॉन्सिबल है। और प्लस इसमें सबसे पहली बार उन्होंने इसका पहली बार उन्होंने उस केमिकल को प्लांट से बाहर भी निकाला था और एक्सट्रैक्ट आउट भी किया था। तो ये किसने किया था, वेंट ने। तो दैट्स वाई हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे क्रेडिट जब ऑक्सीजन की बात आती है तो ज़्यादा क्रेडिट हम किसको देते हैं, वेंट को, है ना, FW वेंट को, है ना। अब इसका एक्सपेरिमेंट क्या था मैं आपको एक थोड़ा सा बस बता के छोड़ देती हूँ। देखो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे ये काम किया था ओट के ऊपर। ओट आप जानते हो, जिसको हम लोग एविना भी बोलते हैं साइंटिफिक नेम, तो इसको हम लोग बोलते हैं एविना कर्वेचर बायोएसी,
एविना कर्वेचर बायोवेसी। इन्होंने काम किया था ओट्स के ऊपर, है ना। तो जैसे ये यहाँ पे कैनेरी ग्रास बैंड हो रही है, तो वहाँ पे ओट्स जो था उसका कॉलियोप्टाइल जो था वो बैंड हो रहा था, है ना। अच्छा, बैंड अब उन्होंने क्या किया, सेम लाइक यहाँ पे भी लाइट दिया तो उन्होंने देखा कि ये पार्ट जो है बैंड हो गया। फिर उन्होंने एक काम किया कि इसका टिप वाला जो पार्ट था वो हटा दिया। अब एक कॉमन सेंस की बात है कि जब टिप वाला पार्ट हट गया तो उसमें ऑक्सीजन तो है ही नहीं, तो ये क्या बैंड हुआ? नहीं हुआ। तो इसका मतलब उनको ये क्लियर हो गया कि टिप के अंदर है कोई जो भी है, जो फोटोट्रॉपिज्म के लिए जो रेस्पॉन्सिबल है वो टिप में, टिप काट दिया तो उसके बाद वो बैंड नहीं हुआ। अब उन्होंने क्या किया, एक लिया एगार होता है, एगार है ना, तो इस टिप को काट के उस ब्लॉक को उन्होंने यहाँ प्लेस कर दिया। तो होगा क्या कि जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन कहाँ चला गया, अपनी हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। तो टिप से निकल के जो है ऑक्सीजन कहाँ पे आ गया, अगार ब्लॉक में आ गया। अब उन्होंने क्या किया, इस अगार ब्लॉक को यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो टिप से निकल के कहाँ पे आ गया, अगार ब्लॉक में आ गया, तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो आएगा एंड ऑक्सीजन की वजह से ये पार्ट फिर से क्या हो गया, बैंड हो गया। ये पार्ट क्या हो गया, फिर से बैंड हो गया। तो इस तरह से ये एक्सपेरिमेंट किया था किसने, वेंट ने। तो वापस देखो, लाइट प्रोवाइड किया, बैंड हुआ, टिप काट दिया, बैंड नहीं हुआ। फिर उसके बाद में टिप को काट के एगेरोज ब्लॉक पे रख दिया एंड इन ब्लॉक को फिर उसके बाद में वापस यहाँ पे रख दिया, तो उसके ये पार्ट क्या हो गया, यहाँ पे बैंड हो गया। तो इसका मतलब प्रूव हो गया कि इस टिप के अंदर कोई तो केमिकल है, और फिर उस केमिकल को वहाँ से एक्सट्रैक्ट भी किसने किया, वेंट ने। उसको ऑक्सीजन टर्म भी किसने दिया था, वेंट ने। और फिर मतलब इस केमिकल की डिस्कवरी भी किसने की थी, वेंट ने, है ना। तो हालांकि वेंट का एक्सपेरिमेंट, ठीक है, पूरा हम नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे काम का नहीं है। अगर ब्लॉक वाला याद रखना कि ऐसा कुछ हमने वेंट के बारे में पढ़ा था, बस कोई परेशानी यहाँ पे, ठीक है। चलो, तो ये कहानी थी किसके बारे में, यहाँ पे डिस्कवरी के बारे में। अब बायोसिंथेसिस के बारे में बात करें तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा बनता कहाँ पे, तो मैं बार बार पता है यहाँ पे क्या चला रही थी, टिप, क्या चला रही थी, एंड टिप में होता क्या है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स। अच्छा, हमने पहले भी पढ़ा था ऑक्सीजन एक्चुअली करता क्या है, सेल डिवीजन। ऑक्सीजन करवाता क्या है, तो कॉमन सेंस की बात है कि जहाँ जहाँ पे भी प्लांट के अंदर सेल डिवीजन चल रहा है वहाँ पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। अच्छा, प्लांट के अंदर सेल डिवीजन कहाँ चलता है, जहाँ जहाँ आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू देखने को मिलेगा, हो गया क्लियर, है ना। तो इसका बायोसिंथेसिस कहाँ पे देखने को मिलेगा, इन मेरिस्टेमेटिक पार्ट बोल दो, या फिर और ग्रोइंग पार्ट बोल दो, है ना। और ग्रोइंग पार्ट जैसे एग्जांपल हम पढ़ते हैं यहाँ पे शूट अपाइकल मेरिस्टेम, शूट अपाइकल मेरिस्टेम हो गया, और या फिर कोई बर्ड हो गई, है ना, एक्सेट्रा। पर मैंने यहाँ पे रूट अपाइकल मेरिस्टेम नहीं लिखा है, नहीं, रूट को ऑक्सीजन अच्छा नहीं लगता है। रूट के अंदर अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हुई तो वो रूट की ग्रोथ को रोक देगा, ऐसा मैं लिखवाऊंगी, भी चिंता मत करो। यहाँ तक किसी को परेशानी है क्या, ठीक है। तो अब ये बायोसिंथेसिस के लिए आपको चाहिए क्या इसमें। अच्छा, एक चीज़ मैंने आपको और बोला था कि ये हमेशा किधर मूव करता है, लाइट टू डार्क, लाइट टू लाइट टू लाइट टू लाइट टू। अब सुनना ध्यान से, अगर आपके पास ये स्टेम है और ये मान लो रूट है, ये स्टेम और ये वाला क्या है, रूट है, और ये वाला सॉइल का लेयर हो गया मान लो, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि आपने बोला है कि स्टेम के अंदर यहाँ पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगी, है ना, और इधर क्या है, लाइट, सॉइल में क्या है, डार्क, तो ऑक्सीजन किधर जाएगा, है लाइट टू डार्क। तो ऑक्सीजन जो है वो हमेशा ऐसे मूव करना शुरू कर देता है, ठीक है। और इसी में नीट एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ये वाला पार्ट कौन सा है, टिप वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट कौन सा है, बेस। तो ऑक्सीजन का जो मूवमेंट होता है वो कैसा होता है, एक्रोपिटल के बेसिपिटल, बेसिपिटल। हमेशा ऑक्सीजन जो है वो टिप से किधर जाएगा, बेस की तरफ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसमें, इसके मूवमेंट पे क्वेश्चन आता है, बेसिपिटल मूवमेंट होता है। अब ये क्यों होता है इसके बारे में अब आप नहीं पढ़ो, इसमें बहुत सारे चैनल इसमें रेस्पॉन्सिबल होते हैं, यहाँ तक किसी को परेशानी नहीं।
अच्छा, फिर मैंने आपको बोला था कि जैसे यहाँ पे जो रूट है, ये क्या है, रूट है, तो रूट के टिप में भी क्या सिंथेसाइज होगा, ऑक्सीजन। पर अगर रूट के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हुई तो रूट जो है ग्रो नहीं कर पाएगी, तो वो तो चाहती है कि उसके अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या हो, कम से कम हो जाए, तो वो तो ऑक्सीजन को क्या करेगा, भगाना शुरू कर देगा। एंड ऑक्सीजन को भगाएगा किधर, ऐसे भगाना शुरू कर देगा। तो अगेन ये वाला क्या होता है, रूट अपाइकल मेरिस्टेम बोलते हैं इसको, रूट अपाइकल मेरिस्टेम, अपाइकल मतलब टिप। तो ये अगेन देखो ऑक्सीजन किधर से किधर जा रहा है, टिप से बेस की तरफ जा रहा है। ऑक्सीजन हमेशा किधर से किधर मूव करता है, टिप से। तो यानी ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कैसी होती है, पोलार होती है कि मतलब नॉन पोलार होती है। पोलार का मतलब होता है कि एक फिक्स पोलरिटी, एक फिक्स डायरेक्शन की तरफ मूव करता है, सही बात है, पोलार मूवमेंट है बेटा इसका। इसका मूवमेंट कैसा है, पोलार मूवमेंट है। पोलार मूवमेंट मतलब ये हमेशा जो है टिप से बेस की तरफ मूव करता है, टिप से बेस की तरफ मूव करता है। यहाँ तक बताइए, कोई परेशानी इसके अंदर नहीं। एक्चुअल में होता क्या है कि इसके जो चैनल होते हैं या जो ट्रांसपोर्टर होते हैं, वो जो सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल के हमेशा बेस पे ही लगे होते हैं। तो ये हमेशा किधर से बाहर निकलेगा, हमेशा बेस से ही बाहर निकलेगा, फिर बेस से बाहर निकलेगा, फिर बेस से बाहर निकलेगा, तो जाएगा किधर, फिर बेस की तरफ ही जाता है। ठीक है, चलो अब इसके बायोसिंथेसिस के बारे में बात करें तो आप लोगों ने बायोमोलिक्यूल पढ़ा है, बायोमोलिक्यूल, उसमें से मैं एक अमाइनो एसिड के बारे में पढ़ा चुकी हूँ, वेरी नाइस, ट्रिप्टोफान अमाइनो एसिड है ना। तो आप लोग याद रखना कि यहाँ पे ऑक्सीजन की सिंथेसिस के लिए एक तो यहाँ पे ट्रिप्टोफान अमाइनो एसिड एंड प्लस जिंक बहुत ज़रूरी चाहिए होता है। एंड फिर ये फाइनली क्या होगा, यहाँ से ऑक्सीजन का सिंथेसिस होगा। जिंक क्यों चाहिए, क्योंकि ट्रिप्टोफान से ऑक्सीजन को बनाने के लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उन एंजाइम का को फैक्टर है ये जिंक, उन एंजाइम का क्या होता है, को फैक्टर होता है जिंक। समझ आ गई बात। अच्छा, अब ये कैसे बनेगा इससे, तो ट्रिप्टोफान का डायग्राम बनाते हैं हम लोग, अमाइनो एसिड का डायग्राम ऐसा बनाते हो। तो ये अमाइनो और ये एसिड हो गया। अब इसमें आर ग्रुप बनाते हैं, तो आर ग्रुप क्या हो जाएगा, CH2 ऐसा बनाया था ट्रिप्टोफान के बारे में। ये डायग्राम किसका हो गया, एरोमेटिक अमाइनो एसिड होता है कौन सा, ट्रिप्टोफान। अब इससे ऑक्सीजन कैसे बनाएंगे, ये मैंने हटा दिया। अच्छा, याद है इस रिंग को हमने क्या बोला था कभी, ये जो बेंजीन है, फिर उसके बाद इधर 5 कार्बन की एक और रिंग है, इंडोल रिंग। इस रिंग को हमने क्या नाम दिया था, वेरी नाइस, इस रिंग को हमने बोला था इंडोल रिंग। अब जरा देखो इस इंडोल के साथ मैंने क्या जोड़ा, CH3COH क्या होता है, एसिटिक एसिड, CH3COH क्या होता है, तो ये क्या बन जाएगा, इंडोल का एसिटिक एसिड। तो क्या बोलूँ मैं इसको, इंडोल एसिटिक एसिड। अच्छा, 4 कार्बन का ब्यूटारिक एसिड होता है कि नहीं होता है, अब देखो इधर, तो इंडोल के साथ हमने क्या जोड़ दिया, तो ये क्या बन जाएगा, इंडोल ब्यूटारिक एसिड। अब आप लोगों ने रेस्पिरेशन में कभी पायरुविक एसिड सुना है, पायरुविक एसिड, तो ये केमिकल क्या बन जाएगा, पायरुविक एसिड। तो ये क्या बन जाएगा, इंडोल पायरुविक एसिड। तो यानी ऑक्सीजन बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, इंडोल रिंग, और ये इंडोल रिंग आप लाए कहाँ से, ट्रिप्टोफान से। कहाँ से लाए, समझ आ गए। तो इनको हम लोग बोलते हैं नेचुरल ऑक्सीजन, इनको क्या बोला जाएगा, दीज आर नेचुरल ऑक्सीजन, इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटारिक एसिड और इंडोल पायरुविक एसिड। इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटारिक एसिड और इंडोल पायरुविक एसिड। आसान था, है ना। तो पर अगर मुझे एग्रीकल्चर के लिए अगर चाहिए ऑक्सीजन, तो फिर मेरे को स्ट्रक्चर तो पता ही है ना। तो अगर इसके मिलता जुलता अगर मैं कोई केमिकल खुद से अगर तैयार कर लूँ,
तो मैंने क्या बना दिया फिर, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन बना दिया। तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे आर्टिफिशियल ऑक्सीजन। ये बताओ ये केमिकल क्या है? वेरी नाइस। डबल बेंजीन को हम लोग क्या बोलते हैं? नेफ्थलीन बोलते हैं। और इसका स्ट्रक्चर देखो और इंडोल रिंग का स्ट्रक्चर देखो, बस फर्क ये है ना बेटा, ये तो देखो सेम है, हाँ इसमें 5 कार्बन की जगह 6 कार्बन है, बाकी स्ट्रक्चर दोनों को क्या है? सेम है, एग्जैक्टली। अब इसके साथ आप जोड़ दो क्या? CH3 नहीं, CONH2 होता है, ये होता है एसिटा एमाइड। एमाइड सुना है? और 2 कार्बन का एमाइड क्या होता है? एसिटा एमाइड। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा नेफ्थलीन एसिटा एमाइड। नेफ्थलीन एसिटा अमाइड क्या होता है? आर्टिफिशियल ऑक्सीजन होता है ना। अच्छा, फिर उसके बाद इधर देखिए आप, इसमें आपने 2,4-D और 2,4,5-T सुना है? याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। फुल फॉर्म क्या होती है उसकी? 2, 3, 4 and 5। तो देखो, अगर इसके पास यहाँ पे 2 अगर मान लो क्लोरीन है ना, तो इसको बोला जाएगा क्या? 2, 4 क्या? D। तो फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? 2 प्लस, एक तो सेकेंड कार्बन पे क्लोरीन है, 4th कार्बन पे क्लोरीन है, और 2 क्लोरीन है तो डाई हो गया है ना, तो इसको बोला जाएगा 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। अब फिनॉक्सी ग्रुप क्या होता है? OH क्या होता है? फिनॉल। फिर इसमें H हटाए तो क्या बच गया? इसको बोलते हैं फिनॉक्सी ग्रुप। और इसके साथ हमने जोड़ दिया क्या? एसिटिक एसिड। तो ये क्या बन जाएगा? फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। तो पूरा नाम क्या हो जाएगा? 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। एक और क्लोरीन जोड़ दिया 5वें कार्बन पे, तो 2,4,5 ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ठीक है, तो इसमें एक और आ जाएगा 2,4,5 ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। कोई परेशानी नहीं, ठीक है। तो इनके केमिकल स्ट्रक्चर आपको याद नहीं करने, बट फुल फॉर्म आपको याद रखनी पड़ेगी, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो ये सारे क्या होते हैं? आर्टिफिशियल ऑक्सीजन होते हैं। तो नेचुरल ऑक्सीजन और आर्टिफिशियल ऑक्सीजन क्लियर हो गया है ना। चलो, तो ये पूरी कहानी थी किसके बारे में? बायोसिंथेसिस के बारे में, ठीक है। अच्छा, अब पढ़ते हैं इसकी हम फिजियोलॉजिकल इफेक्ट के बारे में। तो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट के अंदर सबसे पहले आ जाएगा कौन सा? आपने अपाइकल डोमिनेंस सुना है? या 1 मिनट, अब तक मैं आपको क्या पढ़ा चुकी हूँ? अब तक मैं आपको क्या पढ़ा चुकी हूँ? कि ये स्टेम को पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक एंड रूट को नेगेटिव फोटोट्रॉपिक बनाता है, इतना पढ़ाया था। दूसरा मैंने बोला था कि जिधर ऑक्सीजन ज़्यादा होगा उधर सेल डिवीजन भी, तो मतलब ये दूसरा इसका काम होता है सेल डिवीजन को इंड्यूस करना, ठीक है। और सेल डिवीजन को इंड्यूस करके सेल्स की संख्या बढ़ाएगा, और सेल की संख्या बढ़ने से क्या होगा? अरे प्लांट की ग्रोथ होगी, ठीक है। अच्छा, फिर इधर देखना, यहाँ पे और क्या पढ़ाया था मैंने इसमें? और मैंने बोला था यस कि बेटा स्टेम के अंदर, स्टेम की ग्रोथ के लिए ध्यान रखना ऑक्सीजन ज़्यादा होना चाहिए, बट रूट की ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन कम होना चाहिए, है ना। अच्छा, तो तीसरा आगे जाके आप प्लांट टिश्यू कल्चर पढ़ते हैं। तो प्लांट टिश्यू कल्चर में आपने कभी ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन यूज़ किया था? कुछ याद आ रहा है? हाँ। अच्छा, ये कैसे पॉसिबल है भैया कि हम जैसे मान लो गुलाब की डाली है, ठीक है, जैसे मैंने भी एक बार चोरी की थी काला गुलाब, मैं नर्सरी में गई थी, 100 रुपये मांग लिए उस टाइम, 100 रुपये, 100 रुपये या शायद 90 रुपये ऐसे कुछ मांगे थे प्लांट के। और मैंने 10वीं क्लास में पढ़ रखा था कि गुलाब की डाली को काटो तो नया गुलाब लग जाता है। वो आदमी इधर उधर हुआ थोड़ी देर के लिए, मैंने डाली तोड़ी, जेब में रख ली। देख नहीं, ऐसी चोरी जिसमें दूसरों को नुकसान नहीं हो तब तक अलाउड है, ठीक है, करो कोई दिक्कत नहीं, पर दूसरों को दुख ना पहुँचे ऐसे नहीं करना।
अब मान लो मैं उसकी एक डाली तोड़ के भी लेके गई तो उसको क्या फ़र्क पड़ गया। खैर, तो टॉपिक पे आते हैं। तुम क्या साजिश कर रही हो, क्या चुराने का प्लान कर रही हो, हैं? अपने बैग सब संभाल के रखे और खुद की दोनों किडनियाँ। चलो इधर देखो। तो अब मैंने लाके गुलाब की डाली जो है घर पे लगाई थी, सूख गई। तो मेरा ये मानना था कि शायद मैंने पाप किया था ना, वो उस वजह से गुलाब लगा नहीं था। बाय द वे कॉन्सेप्ट था ही नहीं, ठीक है। गुलाब की डाली लगाने के लिए शर्त है कि उसमें जल्दी से जल्दी रूट बन जानी चाहिए, और रूट अगर जल्दी नहीं बनी तो फिर उसको मिनरल्स और पानी मिलेगा नहीं, तो प्लांट जो है वो सूख जाएगा, ठीक है। तो रूट बहुत जल्दी डेवलप होने चाहिए। वहीं पे आपने देखा होगा नर्सरी के अंदर जो लोग प्लांट लगाते हैं ना, उनके प्लांट 100% जो है वो ग्रो करते ही करते हैं। हम लगाते हैं, हमारे लगते ही नहीं है। तो हमको लगता है कि हमारे शायद हाथों में ही पाप है ना। बाय द वे ऐसी बात नहीं है। वो यूज़ करते हैं बेटा ऑक्सीजन हार्मोन, है ना। वो क्या करते हैं, गुलाब की डाली लेते हैं और उसको एक सॉल्यूशन के अंदर डिप करके रखते हैं। वो सॉल्यूशन बिल्कुल आपको पानी जैसा दिखता है, ठीक है। और डिप भी पूरा नहीं करना है, थोड़ी ना पूरी तरफ रूट निकालनी है, नहीं, इतना सा वो क्या करते हैं, पार्ट इसका डिप करके रखते हैं सॉल्यूशन में 1 घंटे के लिए, है ना। फिर उसको निकाल के वो क्या करते हैं, सॉइल में लगा देते हैं। तो उसमें क्या होता है, रूट का इंडक्शन हो जाता है। क्या करते हैं। और एक बार ऐसे ही मैंने PhD में किया था लैब के अंदर। मैंने सोचा मैं कुछ रिसर्च करूँगी कभी ऐसी भयानक सा। ऐसा होता है सबका, तुम्हारा भी ड्रीम होगा, है ना। मत करो, MBBS करो, ठीक है। कोई PhD में फ़ायदा नहीं है। खैर, सुन भी रही होंगी बहुत सारे लोग। नहीं, सही बात है, नहीं है बेटा, इसमें क्या है। तो खैर, मैंने रिसर्च का सोच के मैंने जब पहली बार मैं लैब में गई थी तो प्लांट टिश्यू कल्चर किया था। तो उसमें मैंने सोचा कि ऑक्सीजन में ज़्यादा डालती हूँ, कुछ भयानक रिसर्च हो गया। सही में कुछ हो गया इसमें खतरनाक। क्या हुआ था कि उसमें इतना सारा रूट निकल गई थी ना, भयंकर रूट ही रूट, मतलब पूरा हेरी हो गया था पैटर प्लेट, जहाँ देखो बस रूट, घुमाओ जिधर रूट। अब मैंने सोचा देखो ये कोई मैंने खतरनाक रिसर्च की है। मैं भागी प्लेट लेके गई सर के पास। मैंने कहा सर, फिर उन्होंने बोला ऑक्सीजन जितना लिखा है बेटा लैब में ना, उतना ही यूज़ करो। मेरे को एक पूरा दिन लग गया। मैंने कहा सर को कैसे पता चला। ठीक है। तो कुल मिला के मोरल ऑफ द स्टोरी, प्लांट टिश्यू कल्चर हो या फिर वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो, एक ही बात है। तो प्लांट टिश्यू कल्चर या फिर वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंदर हम रूट के इंडक्शन के लिए क्या यूज़ करते हैं। 1 मिनट, मैंने बोला रूट बनाने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, पर अभी मैं बार बार चिल्ला रही थी बेटा कि रूट की कंसंट्रेशन अगर ऑक्सीजन में ज़्यादा हुई तो रूट की ग्रोथ नहीं, मतलब रूट की इलोंगेशन नहीं होगा। सुनो, ये नई रूट की फॉर्मेशन को प्रमोट करता है पर रूट के इलोंगेशन को रोकता है। 2 अलग बातें। रूट इंडक्शन को ये प्लस करेगा बट इनिबिट रूट इलोंगेशन। तो अगर आप चाहते हो कि रूट की लेंथ बढ़े तो उसके लिए फिर ऑक्सीजन कम होना चाहिए, पर आप चाहते हो कि रूट बने, नई रूट का फॉर्मेशन हो तो उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए होगा, पर रूट की लेंथ बढ़ाने के लिए ऑक्सीजन फिर आपको कम करना पड़ेगा। ये मैं बताऊंगी आपको वहाँ पे जब हम साइटोकाइनिन पढ़ेंगे तो क्या क्या करना होता है। यहाँ तक किसी को परेशानी नहीं, तो ये चीज़ हो गई। अब बोलो इसके अलावा ये क्या काम करता है, अपाइकल डोमिनेंस। अपाइकल डोमिनेंस क्या होता है कि जब तक टिप रहेगा, टिप की डोमिनेंसी ना, हाँ, तो ये टिप की डोमिनेंसी क्या होती है, देखो इधर, जैसे मान लो कि ये आपके पास टिप वाला पार्ट है। अब आप लोगों ने कभी सुना है साइड में यहाँ पे बर्ड प्रेजेंट होती है, लीफ के साइड में जो बर्ड होती है उनको क्या बोलते हैं, एक्सिलरी बर्ड। तो देखो मैंने 2 तरह की बर्ड बताई है आपको, एक मैंने पढ़ाया अपाइकल बर्ड और एक मैंने पढ़ाया एक्सिलरी बर्ड। ध्यान से सुनना, अपाइकल बर्ड और हम लोग बोलते हैं कि बेटा बर्ड के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन, ऑक्सीजन का जगह ही क्या है, सिंथेसिस का, है ना, वो हो जाएगा बर्ड। तो इसके अंदर आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन हमेशा आपको अपाइकल में ज़्यादा मिलेगी, बट इस तरफ ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन आपको क्या मिलेगी, कम मिलेगी।
तो अब कॉमन सेंस की बात है कि बेटा जिधर ऑक्सीजन ज़्यादा वो पार्ट ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करेगा, एंड जब ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करेगा तो जितने भी मिनरल्स होंगे एंड जो न्यूट्रिएंट्स है वो सारे के सारे किसको सप्लाई कर दिए जाएंगे, इसको। और जब इसकी डिमांड ज़्यादा, इसको जब ज़्यादा सप्लाई कर दिया जाएगा तो इस तरफ न्यूट्रिएंट की सप्लाई होगी नहीं, एंड उस वजह से ये ग्रो होगा नहीं, ये एक्टिवेट होगा नहीं, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अपाइकल डोमिनेंस। मैं फिर बोल रही हूँ, जिधर ऑक्सीजन ज़्यादा वहाँ पे सेल्स डिवीजन ज़्यादा तेज़ी से होगा तो वहाँ पे डिमांड भी ज़्यादा होगी, तो पानी, मिनरल्स, फूड, इन सब की सप्लाई किधर ज़्यादा पहुँच कर दी जाएगी, अपाइकल पार्ट की तरफ ज़्यादा कर दी जाएगी, एंड इस तरफ जो है इसमें न्यूट्रिएंट सप्लाई होगी नहीं, तो यहाँ पे ये पार्ट ज़्यादा एक्टिवेट नहीं होगा जल्दी से। तो अपाइकल जब तक रहेगा तब तक ये वाला पार्ट एक्टिवेट हो सकता है क्या? अपाइकल जब तक रहेगा तब तक ये पार्ट एक्टिवेट हो सकता है क्या अभिमन्यु? नहीं हो सकता ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अपाइकल की डोमिनेंसी। हाँ, अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे एक्सिलरी बर्ड अगर एक्टिवेट हो तो फिर उसके लिए आप चाहते हो कि मिनरल का मोबिलाइजेशन इधर ज़्यादा हो, न्यूट्रिएंट का मोबिलाइजेशन इधर ज़्यादा हो, तो इस वाली पार्ट को हटा दो, तो इधर डिमांड खत्म, और इधर डिमांड जब खत्म हो जाएगी तो उसके बाद न्यूट्रिएंट्स होंगे, मिनरल्स होंगे, वो सप्लाई किधर कर दिए जाएंगे, इस तरफ, और फिर ये एक्सिलरी बर्ड जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। अच्छा, अगर एक्सिलरी बर्ड एक्टिवेट होगा तो बनाएगा क्या, ब्रांचेस, तो प्लांट के अंदर डालियों की संख्या बढ़ जाती है। अच्छा, जब नई ब्रांच बनेगी तो फिर से वापस क्या हुआ कि जब नई ब्रांच बनेगी तो इसका भी तो कोई टिप होगा, तो यहाँ से फिर से ये क्या हो गया, यहाँ पे ये टिप हो गया, और ये साइड में क्या हो गई, वापस से एक्सिलरी बर्ड हो गई, तो फिर से यहाँ पे क्या इस्टेब्लिश हो गया, अपाइकल डोमिनेंस इस्टेब्लिश हो गया। अच्छा, मान लो मैं फिर से क्या करूँ, टिप हटा दूँ, तो टिप हटाने पर क्या होगा, ब्रांचेस की फिर ब्रांचेस बन जाएगी, ब्रांचेस का भी फिर से वापस क्या होगा, टिप होगा, उस टिप को फिर से हटा दो तो इसकी भी क्या होगी, ब्रांचेस की ब्रांचेस बन जाएगी, फिर से इसकी ब्रांचेस, हर बार आप टिप हटाते जाओ तो ब्रांचेस की संख्या क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, है ना। तो ये काम मैंने भी किया था, कोई एक ऐसा प्लांट जो अननेसेसरी बस लंबा ही होता जा रहा है, उससे ब्रांचेस है नहीं, जब नंबर ऑफ ब्रांचेस कम होगी तो लीफ भी कम होगी, है ना, तो वो ज़्यादा सुंदर भी लगता नहीं है। आप चाहते हो कि प्लांट जो है वो काफ़ी डेंस हो, जितना ज़्यादा घना होगा उतना सुंदर लगता है ना, तो उसके लिए आप ये काम करें, प्लांट का जो टिप होता है वो हर 15-20 दिन में जो है टिप काट के फेंक दिया करो, हर 15 दिन पे उसका टिप काट के फेंक दिया करो, तो हर बार जब टिप काटोगे तो उसमें क्या होगा, एक्सिलरी बर्ड एक्टिवेट होती जाएगी और नंबर ऑफ ब्रांचेस क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, जो आपने सबसे अच्छा देखा होगा हैज मेकिंग के अंदर, है ना। इंदिरा मार्केट जाते हो तो उसमें नीचे जहाँ चलती हो, हाँ, तो वहाँ पे साइड में आपने देखा होगा क्या है, हैज बना हुआ है, हाँ, तो वो हैज कितना ज़्यादा डेंस है, तो एक्चुअली वो डेंस हुआ क्यों, क्योंकि माली जो है जब उसको शेप देने आता है तो शेप देने के चक्कर में हर बार उसका टिप काट के फेंक देता है, हर बार टिप कट जाता है उसका, और टिप कटने की वजह से उसमें ब्रांचेस क्या होती है, बढ़ती जाती है ना। तो हम लोग अगर अपाइकल डोमिनेंस को रिमूव कर दे तो इसका यूटिलाइजेशन क्या हो सकता है, बताओ। अपाइकल डोमिनेंस को अगर मैं रिमूव कर दूं तो इसका यूज़ क्या हो सकता है, और इसको रिमूव करने का मतलब होता है डी कैपिटेशन, कैप वाला जो पार्ट है, टिप वाला जो पार्ट है वो डिलीट कर दिया, हटा दिया, तो इसका यूज़ होता है एक तो हैज मेकिंग के अंदर और दूसरा टी प्लांटेशन के अंदर। ये टी प्लांटेशन में कैसे होता है, हैज मेकिंग एंड टी प्लांटेशन में इसका क्या यूज़ है, तो क्या हुआ, क्या बोला तुमने, क्या बोला, ठीक है। तो टी आपने बागान देखे होंगे ना चाय के, तो उसमें भी देखा होगा कि वो है ना, वो उसका जो पेड़ होता है वो भी कैसा होता है, हैज जैसे, कॉमन सेंस की बात है, चाय की पत्तियों से बनती है, पत्तियाँ डालियों पे लगती है, नंबर ऑफ ब्रांचेस जितनी ज़्यादा होगी लीफ उतनी ज़्यादा लगेगी, तो ब्रांचेस की संख्या बढ़ाओगे कैसे, तो इसमें जो है कैप वाला जो पार्ट है वो क्या कर दो, हटा दो, कैप वाला पार्ट जो है वो हटा दो, समझ आ गया। तो यहाँ पे डी कैपिटेशन का यूज़ क्या हो जाएगा, हैज मेकिंग के अंदर और टी प्लांटेशन के अंदर, कोई परेशानी यहाँ पे नहीं। अच्छा, इसके अलावा ऑक्सीजन का और क्या काम होता है, पार्थेनोजेनेसिस को इंड्यूस करना, तो इट इंड्यूस पार्थेनो जेने नहीं बोलेंगे,
कार्पी, पार्थेनो कार्पी। तो ऐसे जैसे आपने पपाया खाया है कभी, कभी कभी उसमें बीज नहीं होते, कभी ऑरेंज खाया है उसमें बीज नहीं होते, हाँ होते नहीं होते, मैंने खाया है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है एग्जैक्टली फार्मर को बेटा इतनी जल्दी है क्योंकि डिमांड जो है मार्केट में बहुत ज़्यादा हो गई पपीते की या ऑरेंज की, फार्मर वेट नहीं करना चाहता है। पपीता अभी मान लो बहुत महंगा मिल रहा है, मिल रहा है, मान लो 150 रुपये किलो बिक रहा है, तो अभी अगर पपीता लगेगा तो मेरे को कितना बेनिफिट होगा, तो फार्मर जल्दी से जल्दी भाग के दुकान जाता है, ऑक्सीजन का सॉल्यूशन लाता है, जो फूल लगे होते हैं फूलों के ऊपर स्प्रे कर देता है ऑक्सीजन का, तो उसमें जो ओवरी है वो बिना फर्टिलाइजेशन के ही डेवलप हो जाती है, किसमें, फ्रूट्स के अंदर। पर क्योंकि उसमें फर्टिलाइजेशन तो हुआ नहीं तो उसमें बीज नहीं होंगे, सीड नहीं होंगे, है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये पार्थेनोकार्पी को क्या करता है, इंड्यूस करता है। उसके अलावा इट हम बोलेंगे कि जो सेनेसेंस होता है उसको ये रोकता है ना। जैसे मान लो हरी पत्तियाँ होती है, कभी पेड़ों से गिरती है क्या, क्यों, ऑक्सीजन। कच्चे फ्रूट होते पेड़ों से गिरते हैं क्या, पर जब पत्तियाँ पीली हो जाती है और फ्रूट जब पक जाती है उसके बाद गिरते हैं, ऑक्सीजन। तो मतलब यंगर जो लीफ होंगी या जो यंगर जो फ्रूट होंगे वो तो फॉल नहीं होंगे, बट ओल्डर पार्ट में ये सेनेसेंस को इंड्यूस करता है, ओल्डर पार्ट में ये एब्सेशन को इंड्यूस करता है ना। तो ये इनिबिट करता है किसको, इनिबिट एब्सेशन, बट इंड्यूस इन ओल्डर पार्ट। शांति रखें, ये मैं चीज़ आपको ऑक्सीजन इथाइलिन जब पढ़ाऊंगी ना तब एक्सप्लेन करूंगी ये क्या लिखा है मैंने और ये मैंने क्यों लिखा है इन ओल्डर पार्ट। यंगर पार्ट में तो ये इंड्यूस नहीं करेगा, पर जब पुराने पार्ट हो जाएंगे तो उनको गिराने में हेल्प करेगा कौन, ऑक्सीजन। बताऊंगी कैसे, कोई परेशानी। बाय द वे एक मैं हिंट दे देती हूँ तब तक, एब्सेशन के लिए मेन हार्मोन कौन सा रेस्पॉन्सिबल है, बताया था, इथाइलिन रेस्पॉन्सिबल है। और बाय द वे ऑक्सीजन इथाइलिन के फॉर्मेशन को प्रमोट करता है, क्योंकि आगे चलकर आगे चलकर ऑक्सीजन जो है वो इथाइलिन के फॉर्मेशन को प्रमोट करेगा और इथाइलिन फाइनली जाके क्या करेगा, ओल्डर पार्ट में एब्सेशन कॉज करेगा। आप समझ आ गई बात, ठीक है। चलो उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें जाइलम डिफरेंशिएशन। जाइलम डिफरेंशिएशन, जैसे एक जाइलम आपने सुना होगा, फ्लोएम पढ़ा होगा ना, तो ये जाइलम को ज़्यादा पसंद करता है। एंड क्योंकि जाइलम को ज़्यादा पसंद करता है तो मतलब प्लांट को और डेसिकेशन से बचाने में भी कहीं कहीं ऑक्सीजन का रोल प्ले कर रहा है। जितना ज़्यादा जाइलम होगा उतना ज़्यादा वाटर का कंडक्शन अच्छा होगा, एंड वाटर का कंडक्शन जितना ज़्यादा अच्छा होगा तो डेसिकेशन से भी बचाएगा कि नहीं बचाएगा प्लांट को, ठीक है, ऑक्सीजन। इसके अलावा आपने सुना होगा कि इसको यूज़ किया जाता है एज अ वीडीसाइड, पर वीडीसाइड में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है 2,4-D एंड 2,4-D एंड 2,4,5-T को यूज़ किया जाता है एज अ वीडीसाइड। पर वीडीसाइड भी कौन सी है, डाइकोट प्लांट की मोनोकोट, हाँ, मोनोकोट को जो ऑक्सीजन है टच भी नहीं करता है, ये एक्चुअल में किसको हार्म पहुंचाता है, डाइकोट प्लांट को। और डाइकोट वीड को हटाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है, और इसका मिस यूज़ हुआ था सबसे पहली बार वियतनाम वॉर के अंदर। तो अमेरिका और वियतनाम वॉर का पता है ना, उसमें अमेरिका ने चीटिंग की थी, उस चीटिंग का हरजामा वो आज तक भर रहा है। जिसने वियतनाम के अगेंस्ट पता है क्या यूज़ कर लिया था, एजेंट ऑरेंज यूज़ किया जाता है। एंड वो एजेंट ऑरेंज क्यों बोला जाता है, क्योंकि एक्चुअली उसमें 2,4-D एंड 2,4,5-T दोनों का इक्वल मिक्सचर ले लिया था, 50% या 1/1, है ना, इक्वल प्रपोर्शन ले लिया था, एंड उसको ड्रम में भरा था, एंड उसका कलर जो है वो ऑरेंज कलर का होता है। और फिर हेलीकॉप्टर में ले जाके फिर वो उन्होंने पूरा उसको स्प्रे कर दिया, एंड पूरा ऑरेंज हम बोलेंगे रेनबो बन गया था वहाँ पे, है ना। और फिर फाइनली हुआ क्या था कि जो उनके जितने भी जो डाइकोट प्लांट थे, उन डाइकोट प्लांट जो है सारे मर गए थे। और ये करता क्या एग्जैक्टली, ये जो लीफ होती है लीफ को गिरा देता है, डिफॉलिएशन कॉज करता है। क्या कॉज करता है, डिफॉलिएशन कॉज करता है। जब पत्तियाँ गिर जाएगी फोटोसिंथेसिस होगा नहीं, प्लांट को न्यूट्रिशन मिलेगा नहीं और प्लांट क्या होगा, मारा जाएगा, है ना।
तो इस तरह से वियतनाम में फिर जो है लोग जो है काफ़ी भूखे मर गए थे, काफ़ी लोग भूखे मरे थे। ठीक है, तो ये वियतनाम का वॉर है और आज भी वियतनाम के पानी के अंदर ये एजेंट ऑरेंज मतलब ये केमिकल आज भी वहाँ के पानी में मिल रहा है। और आज भी जहाँ पे स्प्रे हुआ था उन गाँव के अंदर बच्चे जो पैदा होते हैं वो आज भी उनमें बहुत सारी एबनॉर्मलिटीज़ होती है, बहुत एबनॉर्मलिटीज़ होती है। ठीक है, जिसका आज भी अमेरिका फाइन भर रहा है। ठीक है, तो कुल मिला के वॉर करो, बम से लड़ो, बंदूक से लड़ो, पर बायो वेपन नहीं यूज़ करो। ये पता नहीं कौन सा किसने लॉजिक बनाया है कि मिसाइल से लड़ लो, परमाणु बम से लड़ लो, पर बायो वेपन से नहीं लड़ो। बायो वेपन्स को पता है वॉर में चीटिंग मानी जाती है, पर लड़े जरूर। वो नहीं सोचेंगे कि इसका कुछ है सॉल्यूशन ढूंढ ले। तो आप मुझे बताओ कि आज के समय में आप इसका यूज़ क्या करेंगे, ये बताओ। जैसे मैंने बोला कि ये वीडिसाइड है, तो इसका क्या यूज़ करोगे आप? अगर आपकी खेती मोनोकॉट की है, जैसे गेहूं चावल अगर आपने लगा रखा है और उसके बीच में अगर कोई डाइकॉट वीड है, तो उसको हटाने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं यहाँ पे, है वीडिसाइड यूज़ करते हैं। समझ आ गई बात? कुछ और पॉइंट बचा है क्या इसमें? मेरे ख्याल से एक शायद पाइनएप्पल का है, हाँ, इंड्यूस फ्लावरिंग इन, इंड्यूस फ्लावरिंग इन बाय द वे पाइनएप्पल। और आगे जाके मैं बोलूँगी बेटा कि ये वाला जो पॉइंट है ये इथाइलिन का है और ये वाला जो पॉइंट है ये भी इथाइलिन का है। हाँ, पाइनएप्पल के अंदर फ्लावरिंग एक्चुअल में इथाइलिन प्रमोट करता है। और क्योंकि इथाइलिन बनवाता कौन है? ऑक्सीजन। तो इसलिए हमने ये पॉइंट हम लोग कहाँ पे पढ़ रहे हैं? ऑक्सीजन में भी पढ़ रहे हैं। कोई परेशानी? तो इस तरह से मुबारक हो, हमारा एक प्लांट हार्मोन कंप्लीट हो गया। कौन सा? ऑक्सीजन। ठीक है, और इसी में ज़्यादा पॉइंट आपको पढ़ने होते हैं, बाकी तो प्लांट हार्मोन में कम ही है। ठीक है, इससे ज़्यादा मत पढ़ना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। फालतू पीएचडी करना नहीं है बायोलॉजी में, क्या ज़रूरी है? फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री भी पढ़े बैठ के, फिर बोलते हो सिलेक्शन नहीं होता है।